नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को सरोजिनी नगर से दिया टिकट। स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिलपुर सीट से टिकट दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से अनुप्रिया की बहन पल्लवी को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, अनुप्रिया की बहन पल्लवी को दिया है सिराथू से टिकट। फाजिलपुर सीट से लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है। 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को सरोजिनी नगर से टिकट दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिलपुर सीट से टिकट दिया। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से अनुप्रिया की बहन पल्लवी को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। और हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ चुके हैं। विवेक, ये जो 3 नाम है, कितने महत्वपूर्ण नाम है और जो टिकट दी गई है, क्या इसका अंदाजा था पहले से कि ये टिकट इन्हीं को मिलने वाले हैं इन सीट्स पे? जी नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक लुका छिपी का खेल चल रहा है कि कौन किस सीट पर पहले अपने कैंडिडेट उतारता है और उसी के आधार पर दूसरा दल अपने प्रत्याशी उतारता है। आज की जो सूची जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें 3 नाम हैं। कुशीनगर की फाजिलपुर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्ट्री छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, मूलतः वो कुशीनगर की ही एक दूसरी पटरौना सीट से 3 बार के विधायक रहे हैं और वो वहीं से अपनी सीट मांग रहे थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने आरपीएन सिंह को ज्वाइन कराया है, जो पटरौना से इलेक्शन लड़ेंगे माना जा रहा है, इसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को पटरौना से शिफ्ट करके कुशीनगर की दूसरी सीट फाजिल नगर पर शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो सूची में वो ये है कि अभिषेक मिश्रा, जो पहले लखनऊ उत्तर से पिछले 2017 का इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे, उनको सरोजिनी नगर भेजा गया है। अभिषेक मिश्रा मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पिताजी जयशंकर मिश्र लखनऊ में बहुत समय तक पोस्टेड रहे हैं, नगर विकास के सचिव रहे हैं, लखनऊ के जिलाधिकारी रहे हैं, तो लखनऊ में उनका एक प्रभाव है। अभिषेक मिश्रा चूंकि वो भी लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में काफी मेहनत भी उन्होंने करी है। सरोजिनी नगर जो लखनऊ ग्रामीण का एक इलाका माना जाता है, वहां से उनको टिकट मिला है, उनकी सीट बदली गई है। सरोजिनी नगर से ही दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के और स्वाति सिंह, जो उनकी पत्नी है वो मंत्री थी, उनका टिकट काट दिया गया है। दयाशंकर सिंह को भी कोशिश कर रहे थे कि स्वाति की जगह उनको टिकट मिल जाए, पति पत्नी में नहीं बनती है, लेकिन दयाशंकर सिंह को भी वहां से टिकट नहीं मिला है। ये इन सब चीजों के मद्देनजर ये सीट फंसी हुई थी। राजेश्वर सिंह, जो ईडी छोड़ करके बीआरएस लेकर के अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको बीजेपी ने सरोजिनी नगर से उतारा है। वो भी बलिया के रहने वाले हैं। पहले कहा जा रहा था वो बलिया से लड़ेंगे, लेकिन पति पत्नी के झगड़े में भाजपा ने दोनों को ही सरोजिनी नगर सीट से बाहर कर दिया है और उसके बाद राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। उसके मुकाबले अब समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को वहां से उतार दिया। विवेक, की सरोजिनी नगर सीट के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। सरोजिनी नगर सीट पे तमाम नेताओं की नजर टिकी हुई थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, उनको चाहिए था सरोजिनी नगर से टिकट, और अब राजेश्वर सिंह को टिकट मिला है। तो क्या जिताऊ सीट है ये बीजेपी के लिए? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का वहां लहर थी और इस वजह से स्वाति सिंह वहां से जीत गई थी। वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट नहीं है, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वहां से जीतते रहे हैं। तो राजेश्वर सिंह, जो कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनके लिए चुनौती बड़ी होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जिसको उतारा अभिषेक मिश्रा, वो भी थोड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं और सरोजिनी नगर में उनका आना जाना बहुत कम ही रहता है। तो जो दोनों प्रत्याशी हैं सरोजिनी नगर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए, वो दोनों ही उस सीट के लिए बिल्कुल नए प्रत्याशी हैं। अब स्वाति सिंह का टिकट कटा है, वो राजेश्वर सिंह को कितना सपोर्ट करेंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। दयाशंकर सिंह चूंकि अपनी पत्नी से नाराज रहते हैं, उनकी बनती नहीं है, वो खुद अपनी पत्नी की जगह पर मांग रहे थे। राजेश्वर सिंह को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर थी, तो दयाशंकर सिंह जरूर सपोर्ट करेंगे राजेश्वर सिंह को, लेकिन स्वाति सिंह और उनके समर्थकों का कितना सपोर्ट राजेश्वर सिंह को मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो समाजवादी पार्टी के पास वो सीट थी नहीं। अभिषेक मिश्रा को अगर उन्होंने उतारा है तो बाकी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वहां के, वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो एक बड़ी दिलचस्प सी लड़ाई सरोजिनी नगर में बन गई है। मैं सिराथू की बात कर रहा था, जहां से अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल, उनको केशव मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उतारा है। वो अपना दल कमेरावादी, यानी जो कृष्णा पटेल अनुप्रिया की मां है, उनकी जो पार्टी है, उस कोटे से उनको वहां पर मिला है, लेकिन वो लड़ेंगे साइकिल के सिंबल पर। तो ये 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं आज समाजवादी पार्टी ने की हैं।
विवेक, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। बीजेपी छोड़कर आए वो समाजवादी पार्टी में और उसके बाद फिर से उन्हें अपनी सीट बदलनी पड़ी। जहां से वो लड़ना चाहते थे वहां से अब नहीं लड़ रहे हैं। कितनी आसान और कितनी मुश्किल है उनकी राह इस बार? कुशीनगर स्वामी प्रसाद मौर्य का कर्म क्षेत्र रहा है। वो वहीं से पटरौना से 3 बार एमएलए चुनकर के आए हैं, मंत्री रहे हैं। मुश्किल यह है कि आरपीएन सिंह वहां पर उनके मुकाबले हैं, जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और वो पटरौना के सीट से लड़ेंगे। तो माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना चाह रहे थे और वो फाजिल नगर के रूप में उनको मुहैया करा दी गई है। उनके बेटे की जहां तक बात है, उनके बेटे को भी अभी तक टिकट नहीं मिला है। उनके बेटे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां से समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमएलए है, तो वहां पर उत्कृष्ट को जगह नहीं मिली। आगे चलकर के उत्कृष्ट को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सीट इस वजह से बदली है, जो माना जा रहा है वो आरपीएन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के वहां से लड़ेंगे, इसलिए उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये तमाम 3 सीट बेहद हाई प्रोफाइल होने वाली हैं। इस बार चुनाव में बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक सीट ऐसी है जहां पर ईडी से आए हुए ब्यूरोक्रेट हैं और स्वाति सिंह मंत्री का टिकट काटकर उनको दिया गया है, तो जरूर बीजेपी ने कुछ सोचा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो 5 साल मंत्री रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, वो फाजिल नगर से लड़ रहे हैं। और जो सिराथू की सीट है, चूंकि केशव देव मौर्य वहां से खुद लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम है वो उत्तर प्रदेश के, और उनके मुकाबले पल्लवी पटेल जो केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है, दोनों में नहीं बनती है, वो भी परिवार में बिखराव चल रहा है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि बहुत दिलचस्प लड़ाई इन तीनों सीटों पर होने वाली है और ये तीनों ही जगहों पर कोई ना कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति अवश्य इलेक्शन लड़ रहा है। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए, वापस लौटेंगे तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास। स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह से बात की हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर मचे घमासान के बाद अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी ने वहां से पिछली बार विधायक रही मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है। वजह यह बताई जा रही है कि उनके पति दयाशंकर सिंह भी वहीं से टिकट मांग रहे थे। दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। ये कहा जा रहा है कि आपके और स्वाति के झगड़े में वो सीट राजेश्वर सिंह को मिल गई। नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसके कारण जो है सीट मिली। पार्टी ने बहुत सारे चीज़ों पर मंथन करने के बाद जो इस समय वर्तमान में जो सबसे बेहतर होता है उसके प्रति पार्टी जो है निर्णय करती है। तो राजेश्वर सिंह का चयन मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि राजेश्वर सिंह जी एक ऐसे चर्चित अधिकारी रहे हैं कि जो देश के बड़े बड़े घोटालों को उन्होंने पर्दाफाश किया। बहुत सारे आज जो आर्थिक अपराधी हैं वो जेल के शिकंजे में हैं। बहुत जहां हजारों करोड़ के उन्होंने जांच किया, वो जांच से प्रभावित नहीं हुए और बड़े बड़े लोगों की उन्होंने जेल के अंदर भेजा। और चाहे 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, चाहे अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चाहे आपके लखनऊ का आप रिवर फ्रंट घोटाला हो, ये सभी घोटालों की जांच उन्होंने की। वो एक बहुत ही तेज तरार और चर्चित अधिकारियों में उनका नाम है और लखनऊ से उनको टिकट मिलना हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का कारण है। जिसको आपने ज्वाइन कराया उसको टिकट मिल गया और आप मांग रहे थे, आपको नहीं मिला? ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं मिला। पार्टी ने कई बार हमको टिकट दिया और लड़ाया भी, और हर परिस्थिति अपना अलग अलग होता है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। स्वाति सिंह का टिकट कटा है, क्या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था? क्या समीकरण थे? क्योंकि आप संगठन से भी जुड़े हुए हैं, टिकटों के चयन में आपकी भूमिका रहती है, तो क्या वजह रही कि जो उनका टिकट काटा गया? देखिए, हर परिस्थितियों को आकलन करके होता है। बहुत सारे हमारे यहाँ मंत्री थे जिनके क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है, तो पार्टी ये समझती है, कोई नए लोगों को भी लाई है, तो पार्टी ये समझती है कि भाई कौन व्यक्ति इस समय बेहतर हो सकता है, उस पर निर्णय होता है। अब ये खबर आ रही है कि आप बलिया से, जहाँ के आप हैं और जहाँ पहली बार भी आप टिकट मांग रहे थे काफ़ी समय से, वहाँ से आप लड़ने जा रहे हैं। ये भी मुझे पता नहीं है, न मेरी किसी से वार्ता हुई। और सरोजनी नगर के बारे में भी सच मैं बता रहा हूँ कि मुझे से कोई नेतृत्व से कोई इस तरह की बात नहीं होती थी कि, लेकिन हम भी तो मीडिया के ही माध्यम से देखते थे कि मैं भी दावेदार हूँ। बलिया सदर से आपका नाम चल रहा है, बैरिया की भी सीट पर भी फाइनल नहीं है प्रत्याशी, सुरेंद्र सिंह वहां से विधायक हैं,
तो ये माना जा रहा है कि दयाशंकर सिंह इस बार बलिया से चुनाव लड़ते हुए भाजपा की तरफ से दिखाई देंगे। अब तक आपके पास कोई सूचना है या आप छिपा रहे हैं? नहीं, एक सच में बता रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं कभी आप लोग के सामने, और मेरी कोई सूचना नहीं है, ना किसी हमारे नेतृत्व से कोई वार्ता हुई। टिकट तो आप चाह रहे थे ना, विधानसभा चुनाव तो अब लड़ना चाहते ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, राजनीतिक व्यक्ति है, चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, मैंने उस समय कहा था कि पार्टी यदि कहेगी तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूं, यदि लड़ाना चाहे तो, या पार्टी यदि हमारा उपयोग लड़ाने में करे तो मैं लड़ाने में रह सकता हूं। तो आज पार्टी पहले भी, मैं अभी फिरोजाबाद जिले के प्रभारी हूं, 5 वहाँ विधानसभाएं हैं, और बहुत पार्टी वो जानते हैं कि वो भी रामगोपाल जी वहाँ के नेता हैं, और पार्टी ने मुझे वहाँ प्रभारी बनाया है, और इस पिछली बार हम लोग 4 सीटें जीते थे, इस बार 5 सीटें जीतेंगे। बलिया की बताइए ना, बलिया में क्या होने जा रहा है? अब बलिया के बारे में मुझे वो नहीं है। बलिया में भी जो कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ पार्टी वहाँ भी जो बेहतर है, और जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं उन लोगों ने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम किया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो दयाशंकर सिंह कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। कल से, जब से सरोजिनी नगर का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल किया है स्वाति सिंह का टिकट काट के, तब से ये खबरें चल रही हैं कि दयाशंकर सिंह बलिया की सदर सीट से विधानसभा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। वो इसे नहीं मान रहे हैं, लेकिन अभी तक सियासी गलियारों में यही खबर है कि दयाशंकर सिंह इस बार बलिया से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन राजबिस के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, काफी कोशिश की आपने कि दयाशंकर साहब बता दें कि अगला कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बताया नहीं उन्होंने। जी हाँ, बहुत पुराने और घाघ नेता हैं दयाशंकर सिंह, छात्र जीवन से राजनीति करते आ रहे हैं। ये स्वाति सिंह का टिकट ऐसे ही नहीं कटा है। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच में संबंध नहीं है, संबंध विच्छेद जैसी स्थिति है, तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि स्वाति सिंह को वहां से टिकट मिले। और जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर से प्रदेश का, वो पूरा दयाशंकर सिंह के साथ है। स्वाति सिंह की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, कई तरह की शिकायतें थी, कई वीडियो ऑडियो उनके वायरल हुए, तो उनकी स्थिति खराब तो थी, लेकिन उनका जो टिकट कटा है उसमें दयाशंकर सिंह का बड़ा रोल है। ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है कि उन्होंने स्वाति की जगह दयाशंकर को टिकट नहीं दिया, हालांकि ये भी वहां से बहुत कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब खबर है कि बलिया की सदर सीट से उनको शायद टिकट मिलेगा। इस बात की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। वो वहीं के रहने वाले हैं बलिया के, और कई बार से वहां के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उनको चुना नहीं था। इस बार ऐसा लग रहा है कि दयाशंकर सिंह की दाल गल जाएगी। हाँ, वो अपने मुंह से कुछ नहीं बता रहे हैं। फिरोजाबाद जिले के वो प्रभारी हैं, जैसा वो बता रहे थे, और वो बड़ी महत्वपूर्ण बहुत डिस्ट्रिक्ट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो वहां भी उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इलेक्शन लड़ने की पूरी उम्मीद है उनके। बिल्कुल विवेक, बने रहिए, तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। और रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक पहुंचे कलेक्ट्रेट, अपना नामांकन का पर्चा भरने पहुंचे ब्रजेश पाठक। कैंट विधानसभा क्षेत्र से ब्रजेश पाठक हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कैंट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता के प्रत्याशी हैं ब्रजेश पाठक, जो कि लखनऊ कैंट से बीजेपी प्रत्याशी हैं और अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ कैंट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक पहुंचे कलेक्ट्रेट, अपना नामांकन का पर्चा भरने पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक। नामांकन दाखिल करने पहुंचे ब्रजेश पाठक। तो नामांकन किया यहां पर ब्रजेश पाठक ने, और तमाम उत्तर प्रदेश में नामांकन का दौर इस वक्त चल रहा है। लखनऊ कैंट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक पहुंचे कलेक्ट्रेट, नामांकन का पर्चा पहुंचने ब्रजेश पाठक से बात की हमारे सहयोगी ने। एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक पर भरोसा जताया है। ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं, आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सर, कितनी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि आपकी सीट बदली गई है? कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आप देखेंगे यहाँ भी हम लोग प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सर, आप मध्य में थे, आपने काफी वर्क भी किया, वहाँ लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये मध्य की जनता का आशीर्वाद था कि हम 5 वर्ष लोगों की सेवा कर सके, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। अब पार्टी ने मुझे कैंट भेजा है, मैं कैंट के लोगों का आशीर्वाद देकर जनता की सेवा करूंगा। अच्छा, कैंट के अलावा भी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी आपकी जरूरत है, तो उस तरह इसको कैसे मैनेज करें? हर जगह जाऊंगा, जो भी पार्टी आदेश देगी मैं पूरा करूंगा। अच्छा, आज आप नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्या कहना है इस पर? मैं कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेकर नामांकन दाखिल कर रहा हूँ, और सबसे अपील करता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद दें और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को जिताएं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, जो आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर उनको प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएगी। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्र,
और यहां लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर वार किया है, पलटवार किया है। जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं, तो जयंत चौधरी ने उतारा ये वादा पलटवार किया है। बीजेपी की चर्बी उतारने की अपील उन्होंने की है। शिमला वाले बयान पर उन्होंने कहा योगी का माथा बड़ा, उन्हें लगती है अधिक ठंड। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं नेताओं का एक दूसरे पर वार और पलटवार भी शुरू हो गया है। बयानबाजी के इस दौर में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सीएम योगी के बयान पर जमकर पलटवार किया। जयंत चौधरी ने प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करते हुए कहा नल का ऐसा बटन दबाओ कि बीजेपी के जो चर्बी चढ़ रही है अपने आप वो उतर जाए। उन्होंने कहा कि योगी जी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं दंगाई हूं या दंगे भड़का सकता हूं। मेरे बाबा चौधरी चरण सिंह ने 1970 में गुंडा कानून बनाया था। बाबा जी आपने कोई कानून नहीं बना रखा। जयंत ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते जो शीतलहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई है। बता दें कि 2 दिन पहले सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान जयंत चौधरी पर निशाना साधा था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। हमारे सहयोगी विवेक लगातार तमाम जानकारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विवेक लगातार आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर चुनावी हमला जारी है। योगी आदित्यनाथ वहां जाकर प्रचार करते हैं, जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी पर निशाना लेते हैं। तो इस बार जयंत ने भी पलटवार किया है और बहुत तीखा किया है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता, एक तो गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर आरएलडी और समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है दंगों को लेकर के, खून से सनी हुई है, लाल टोपी, गर्मी निकाल देंगे वगैरह वगैरह, तो आखिर जयंत चौधरी भी को भी जवाब देना था और उनके भी अपने समर्थक हैं जो उनसे इस तरह के बयान का जवाब देने की अपेक्षा रखते हैं। तो उसका जवाब उन्होंने चर्बी निकाल देंगे ये कह करके दिया है योगी आदित्यनाथ को। तो एक तरफ से गर्मी निकाली जा रही है, दूसरी तरफ से चर्बी निकाली जा रही है। 10 मार्च को जनता तय करेगी कि किसकी गर्मी उतरती है, किसकी चर्बी निकलती है। लेकिन हाँ, कुछ भाषा बदल रही है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है दोनों तरफ से। बिल्कुल भाषा भी तल्ख होती जा रही है। जो आक्रामक है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार वो और ज्यादा आक्रामक यहाँ पर होता चला जा रहा है विवेक। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन जयंत चौधरी को अभी काफी कुछ साबित करना है, क्योंकि पिछले जो जितने भी चुनाव रहे उसमें वो बहुत कुछ साबित नहीं कर पाए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी अजीत सिंह की निधन के बाद अब ये पहला चुनाव जयंत चौधरी का होगा जिसको वो अपने कंधे पर उठा करके चल रहे हैं। सरदार उनको मान लिया गया है जाट समुदाय की तरफ से, वहां पर उनको पगड़ी पहनाई गई थी, उनको अपना नेता माना गया था। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया है, बीच में खबरें आई कि वो शायद वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कुछ न कुछ सब्र का भी अपना परिचय दिया है और समाजवादी पार्टी के साथ टिके रहे। तो और 40 के करीब सीट भी उन्होंने समाजवादी पार्टी से झटक ली। गृह मंत्री खुद उनको ऑफर दे रहे हैं कि आप चले आइए। तो कद तो जयंत चौधरी का बढ़ा है और खासतौर से जो किसानों का आंदोलन हुआ दादरी में और गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान जमा रहे, उसमें भी आरएलडी की खासतौर से जयंत चौधरी की एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है। अदरवाइज राकेश टिकैत का जो परिवार है, महेंद्र सिंह टिकैत का और चौधरी अजीत सिंह का जो समर्थक जो खेमा है, उन दोनों के बीच में कभी पटी नहीं है। लेकिन
इस आंदोलन के बाद से जयंत चौधरी ने कहीं ना कहीं उस रिश्ते को बहुत ठीक किया है। तो अकेले जयंत चौधरी ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का वहां पर मुकाबला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे राकेश टिकैत और उनका संगठन भी है जो बैकडोर से जयंत को मदद कर रहा है। तो कुछ ना कुछ जयंत ने हासिल तो किया है, अब सीटें उनको कितनी मिलेंगी इस पर उनका राजनीतिक भविष्य निर्धारित होगा। माना यह भी जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जयंत चौधरी को कम से कम डिप्टी सीएम का पद भी मिलेगा, अगर सफलता मिलती है तो जयंत चौधरी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल विवेक, बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है जयंत चौधरी का, क्योंकि अगर इस बार सफल नहीं होते हैं तो राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाएगा। आप जुड़े हमारे साथ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रुक करते हैं अगली खबर का। निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर घमासान, यूपी टाइप टिप्पणी पर सियासत तेज। प्रियंका गांधी ने वित्त मंत्री सीतारमण को घेरा, तो निर्मला सीतारमण के इस बयान पर हंगामा है। यूपी टाइप टिप्पणी पर प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण को घेरा, तो निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर घमासान इस वक्त मचा हुआ है और इस बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने भी उन्हें घेरा। प्रियंका गांधी ने वित्त मंत्री सीतारमण को उनके उस बयान पर घेरा। प्रियंका गांधी का ट्वीट पर, निर्मला सीतारमण जी, अपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ नहीं डाला, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी। समझ लीजिए यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. You know? No, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. I think he's given that. रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर आज भी छापेमारी 3 दिन से चल रही है। पूर्व आईपीएस राम नारायण के घर छापेमारी। इनकम टैक्स विभाग को छापेमारी में मिले 5.5 करोड़ रुपए। पूर्व आईएएस के घर 600 लॉकर भी मिले, तो अभी भी छापेमारी चल रही है। 5.5 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। 600 लॉकर बताए जा रहे हैं कि उस घर में है और अभी भी जहां जो छापेमारी की कार्रवाई है वो चल रही है। तो नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर पर छापेमारी चल रही है। पूर्व आईपीएस राम नारायण के घर पर यह छापेमारी चल रही है। तो ये बताया जा रहा है कि लॉकर उन्होंने वहां पर रखे हुए थे, जिन लॉकरों की तलाशी इस वक्त इनकम टैक्स की जो टीम है वो ले रही है। 5 करोड़ रुपए अभी तक मिल चुके हैं। 600 लॉकर हैं। बहुत सारे लॉकरों की अभी भी जांच होनी बाकी है। हालांकि आईपीएस जो रिटायर्ड हैं उनका कहना है कि वो कानूनी तौर पर इस लॉकर सुविधा को चला रहे थे और उन्हें नहीं पता कि कई लॉकर जो हैं उनमें क्या रखा हुआ है। उनके जो व्यक्तिगत लॉकर है उनमें कुछ नहीं मिला। तो नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर छापेमारी जारी है। पूर्व आईपीएस के बेटे सुयश ने दी ये सफाई। सुयश ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छापेमारी अभी भी चल रही है। जो उनके बेटे हैं जो इस लॉकर सर्विस को चलाते थे, उन्होंने मीडिया के सामने आकर सफाई दी। पूर्व आईपीएस के घर छापेमारी जारी है। ये मेरे पिताजी का स्टेटमेंट है सुबह का, मैं उसको पढ़ के आपको बताना चाह रहा हूँ। मानसम नोएडा वॉल्ट पर आयकर विभाग के चेकिंग के संदर्भ में आजकल समाचारों में काफ़ी कुछ बिना तथ्यों के और अंदाजे के पर कहा जा रहा है कि हमारे पास भारी मात्रा में पैसे बरामदगी से लेकर मेरे पार्टी विशेष से राजनीतिक संबंधों के बारे में अनुमान लगाए जा रहे हैं। वॉल्ट के व्यापार में इस प्रकार की चर्चाएं काफ़ी संभावना है। ये वॉल्ट नोएडा में हमारे आवासीय भवन के बेसमेंट में स्थित है। मेरी पत्नी शशि सिंह के नाम पे फर्म है। मेरे बेटे इसको उनकी तरफ से चलाते हैं। सभी कानूनी जरूरतों को पूरा करते हैं। आयकर की चेकिंग 29 जनवरी से चल रही है। सर्वे चल रहा है। अधिकांश लॉकर होल्डरों ने आयकर विभाग से सहयोग किया है। मेरे परिवार के भी 2 लॉकर थे। मेरी पत्नी की लॉकर की चाबी गांव पर हम लोगों के पास थी। छोटे बेटे के लॉकर की चाबी नोएडा में उसी के पास थी। 30 जनवरी को अपनी पत्नी से के लॉकर की चाबी लेकर मैं नोएडा गया। इन दोनों लॉकरों की आवश्यक जानकारी उनको दी गई है। उन्होंने उससे संतुष्टि व्यक्त की है। कुछ लॉकर होल्डरों ने चेकिंग में सहयोग नहीं किया। उनके लॉकर की चेकिंग अधिकारी द्वारा नियमानुसार सर्च वारंट लेकर की गई। अभी तक कुछ कैश और कुछ जेवरात बरामद हुए हैं। यद्यपि ये सही जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा चेकिंग पूरी होने पर दी जाएगी, परंतु इन बरामदगियों में मेरा और मेरे परिवार का कोई भी दूर दूर से संबंध नहीं है। बरामदगियों से जुड़े व्यक्तियों के बारे में आए अधिकारी ही बता पाएंगे। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आयकर विभाग के संबंधित अधिकारियों का व्यवहार तथा कार्य करने का तरीका
काफी संतोषजनक है। और न्यूज इंडिया में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहे।